हेलो फ्रेंड, मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऑडियो बुक पे जो ऑडियो बुक रिलेटेड है। आज जो ह्यूमैनिटी का ट्रांसफॉर्मेशंस है आज के मॉडर्न टाइम में जो रिलेटेड है बेसिकली जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और जो आज हमारे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस है उससे रिलेटेड। तो उस ऑडियो बुक के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट को मैं इसमें आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि क्या मेन प्रॉब्लम है जो आज का ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमैनिटी ने सबसे पहले साइंस को समझा और उसके थ्रू उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया। अब इसमें एक बेसिक फ़र्क होता है कि साइंस हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एकेडमिक चीज़ है कि हम चीज़ों को समझते हैं, और टेक्नोलॉजी से हम उस जो साइंटिफिक जो नॉलेज है उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ टेक्निक्स में डेवलप करते हैं जिससे अपने आसपास के रिसोर्स को हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। जैसे कि आप देखो कि सबसे अर्लीस्ट जो ह्यूमन था उसने स्टोन एज के बाद उसने सबसे पहले मेटलर्जी, मेटल को कैसे हैंडल किया जाए, इस नॉलेज को, यानी वही उस समय की साइंस थी, उस नॉलेज को गेन किया होगा और उसके बेसिस पे कुछ टेक्निक्स डेवलप किए होंगे, जैसे कि मेटल को कैसे मेल्ट किया जाए, कैसे प्यूरिफाई किया जाए और कैसे उसे मोल्ड किया जाए जिससे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बन पाए। और उन इंस्ट्रूमेंट से ही मेटल्स के टूल्स बने होंगे और जो उस दुनिया को गढ़े होंगे जिसे हम ब्रॉन्ज एज या फिर उसके बाद आयरन एज बोलते हैं। तो वो जो उसके आसपास के रिसोर्सेज थे, जब उसके पास एक बार टूल्स आ गए तो वो बेटर तरीके से, जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर वो बना सकता था, जैसे मिट्टी को बेटर तरीके से डिग कर सकता था, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे पत्थरों पे नक्काशी कर सकता था। तो वो सारी चीज़ें वो कर पा रहा था क्योंकि पहले एक साइंस आया और फिर साइंस के बेसिस पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और फिर टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन की कैपेसिटी को इम्प्रूवमेंट दी। ये सिलसिला जो स्टोन एज के बाद या उससे पहले से ही चल रहा था, क्योंकि पहली बात तो उसने स्टोन को यूज किया, फिर वो मेटल को यूज किया, जैसे कि ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज को और फिर आयरन को, और वो बढ़ता ही गया। बट ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया जब नॉलेज का ये एक्वायरमेंट, यानी कि नॉलेज को गेन करने की कैपेसिटी ह्यूमन की सबसे ज़्यादा थी, वो यूरोप में आती है, जिसे हम रेनेसां का पीरियड बोलते हैं और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बोलते हैं, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी थी, जैसे स्टीम इंजन की जो टेक्नोलॉजी थी उसके थ्रू जो नेचुरल रिसोर्स था, जैसे वो कोयले को यूज कर रहा था एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए, और वो माइनिंग कर सकता था, वो कोयले को निकाल सकता था, और उस एनर्जी का जो उस समय वो एनर्जी जो उससे पहले उतने बड़े स्केल पे नहीं थी, उस एनर्जी को यूज करके पहली बार वो मेटल को, जो आयरन मेन मेटल थी, उस मेटल को वो मेल्ट कर सकता था, उसे मोल्ड कर सकता था, डिफरेंट मशीनरी बनाया, और इसका नतीजा था ब्रिटिश एम्पायर, जो दुनिया के पूरे नक्शे को बदल दिया, और एक कल्चरल भी रेवोल्यूशंस उस समय हमें दिखाई पड़ती है। और ये सिलसिला जो ये करीब 15-16 सेंचुरी के बाद शुरू हो रहा था, ये 18-19 सेंचुरी पे अपने पीक पे था, जिसमें डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंसेज डेवलप हुई, जिसमें कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड आई जिसने इंजन की टेक्नोलॉजी को बेटर किया, मेटलर्जी के फील्ड को बेटर किया, केमिस्ट्री के फील्ड में केमिकल्स में हमारी नॉलेज बढ़ी, खास करके जब हमारे पास एटॉमिक थ्योरी आई, और उसके थ्रू जो है जैसे कि एक दूसरी सुपर पावर जैसे कि जर्मनी पिक्चर में आता है, जिसके दो ही उसके नए टेक्नोलॉजी थे, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल्स। जो पुराने वाला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटिश था, जो कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, उससे ज़्यादा इम्प्रूव मॉडल इन्होंने पेश किया, क्योंकि जो मशीनें थी उनमें इलेक्ट्रॉनिक से ऑटोमेशन लाया जा सकता था, और केमिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम बेटर डिजाइन कर सकते थे और एनर्जी के नए सोर्सेज क्रिएट कर सकते थे। बैटरी की क्रिएट की जा सकती थी, क्योंकि बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है। और इस जर्नी में अगर हम इससे और फास्ट फॉरवर्ड करें तो ये जर्नी का सबसे पीक पॉइंट था 2 वर्ल्ड वार
जिसमें ज़्यादातर तो टेक्नोलॉजी का यूज जो था वो डिफेंस के लिए हुआ, मिलिट्री के लिए हुआ और डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा हुए, बट बहुत सारे चीज़ें उसी समय की क्रिएटेड है, जैसे एरोप्लेन की डिज़ाइन थी, सबमरीन की डिज़ाइन थी और सारे बहुत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो थे वो सारे चीज़ें पहले मिलिट्री के पर्पज़ के लिए आए, बाद में सिविलियन पर्पज़ के लिए आए। और वहाँ से अगर हम आगे जाएं तो अगला जो हमें स्टेप्स मिलता है वो स्टेप्स हमें मिलता है उसमें यूएस की एंट्री होती है वर्ल्ड वार के बाद, और उसने फिर नई टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक की थी, ऑटोमेशंस की टेक्नोलॉजी थी, उसमें डिजिटल यानी कि कंप्यूटर जो एक नई चीज़ थी, और स्पेस जिसमें सोवियत रसिया और यूएस ये दो थे जिन्होंने अब रिसोर्स को और बेटर तरीके से यूज किया। और जो आज आप जीपीएस देख रहे हो, जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस देख रहे हो, नेविगेशंस देख रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आई। इन सब चीज़ों को मतलब कोई भी जो टेक्नोलॉजी थी या कोई भी जो टेक्निक्स होती है, उस टेक्निक्स के इस पूरे जर्नी में हम एक बात देखते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हमें एक एनर्जी की नीड होती है, एक एनर्जी सोर्स की नीड होती है। तो हम इसे वापस से रिमाइंड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि शुरुआती दौर में अगर हम माने कि जो ब्रिटिश एरा ही थी जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में बेसिकली कोयले की माइनिंग थी और स्टीम इंजन को यूज कर रहे थे, जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए और जिससे मशीनों को हम ऑपरेट कर पाए। तो वहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी कोयला था और उससे जो हीट जनरेट हो रही थी और जो बॉयलर में पानी गर्म हो रहा था वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थी। उससे आगे अगर आप जाएं तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक दौर में पहुंचते हैं तो हम केमिकल एनर्जी पे डिपेंडेंट हो गए। जैसे पहली बार हमारे पास बैटरी की टेक्नोलॉजी आई, इलेक्ट्रिसिटी आई और दुनिया और फास्ट फॉरवर्ड गई। और डिजिटल एज में आते आते वो जो एनर्जी सोर्स था वो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया। वो आज तक की भी दुनिया में जो मेन हमारा एनर्जी सोर्स है वो बेसिकली पेट्रोकेमिकल है। यानी ज़्यादातर जो मशीनें हम ऑपरेट कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं वो पेट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी है। बाकी सारी जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है। वो एक ऑप्शन तो हो सकते हैं बट वो ज़्यादा रोल नहीं प्ले करते, जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो कि एक लिमिटेड सेंस में एनर्जी सोर्स हैं आज की दुनिया में। तो हुआ क्या कि 90s के बाद साइंस में कुछ कंस्ट्रेंट थे, कुछ रुकावटें थी, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ थ्योरी के वैलिडेशन चाहिए था, जिनमें से मैं कुछ को यहाँ बताऊं जो मेजर हैं। जैसे कि पहली जो चीज़ थी वो बायोलॉजी में थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था। और जैसे कि सर्न एक एटॉमिक फिजिक्स का हम चाहते थे, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था उसके थ्योरी को जस्टिफाई करना चाह रहे थे, उसे बेटर समझना चाह रहे थे। ऐसे स्पेस से रिलेटेड जो साइंटिफिक स्पेकुलेशंस थे उनको जानने के लिए स्पेस प्रोग्राम थे, जैसे हबल टेलीस्कोप, और उसके थ्रू जो है डीप यूनिवर्स की ली गई पिक्चर्स और उनके इंटरप्रिटेशंस। ये तीन चीज़ें जब हमने किया, इन प्रोजेक्ट को किया, जिसमें करीब 10-12 साल 15 साल अलग अलग प्रोजेक्ट में टाइम लगे और दुनिया भर का रिसोर्स लगा, तो इसका जो रिजल्ट था वो था एक बहुत मैसिव अमाउंट का डेटा जो इससे पहले हम कभी इनकाउंटर नहीं हुए थे। इसके पहले डेटा थे बट इतने बड़े लेवल का डेटा नहीं था, खास करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जिसमें बिलियंस ऑफ बेस पेयर सिर्फ एक सिंगल सेल ऑफ डीएनए में मौजूद होते हैं और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो ऐसी सेल एक ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करती है। तो उनके पास बहुत बड़े लेवल का डेटा आया। फिर उन डेटा को सबसे पहली बात थी उनका स्टोरेज, रिट्राइवल और मैनेजमेंट। इसके लिए जो उस समय के जो कंप्यूटर थे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की नीड पड़ी कि उसे डिजिटली कैसे स्टोर किया जाए, कैसे, जैसे कि आज की जो टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो स्क्रीन टच है, ये सारी जितनी हम आज के डेट में चीज़ें देख रहे हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ही एक तरीके से असिस्ट करने के लिए लाई गई, या फिर सर्न प्रोजेक्ट को। और जो हमें बहुत बड़े लेवल के पिक्चर्स बनाने थे जो हबल टेलीस्कोप से आ रहे थे, वो पुराने डिजिटल वर्ल्ड में वो नहीं दिखाए जा सकते थे 90 के कंप्यूटर में।
तो जाहिर सी बात है R&D काफ़ी फास्ट हुई, पर इसमें इन्होंने जैसे तैसे प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। पर एक बात इन्होंने फील की, इनके पास एक बहुत बड़ा एक ओशियंस ग्रेड की डेटा स्टोरेज आ गई। अब अगला जो टास्क था वो था इस डेटा का किस तरीके से इस डेटा को ये एनालाइज करे, डेटा को प्रोसेस करें। बट यहाँ पे उन्हें लिमिटेशंस दिखी, क्योंकि जो डेटा का प्रोसेसिंग इससे पहले किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में होता था, वो सारा डेटा प्रोसेसिंग इस बात पे डिपेंड करता था कि कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट इंडिविजुअल या एक से ज़्यादा साइंटिस्ट मिलके कुछ डेटा जो 100 में हो सकते थे, 1000 में हो सकते थे, अगर वो मेगा प्रोजेक्ट था तो उस डेटा के बेसिस पे वो रिसर्च को कंडक्ट करते थे और अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते थे। बट जो न्यू सेट ऑफ डिस्कवरीज थी या प्रोजेक्ट है, इसमें तो 100,000 कुछ था ही नहीं, इसमें तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ग्रेड का डेटा था। तो ये जो डेटा था इसकी प्रोसेसिंग ह्यूमन माइंड नहीं कर सकता था, या करता तो बहुत टाइम लगना था, यानी कि स्केल बहुत बड़ा हो चुका था। तो हम फिर एक उसी मोड पे आ गए हैं कि हमें फिर से वही एनर्जी कंस्ट्रेंट हमें मिल रही है और वही हमें टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस मिल रही है। यानी प्रेजेंट टाइम की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतने बड़े डेटा की प्रोसेसिंग करना पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो सलूशन था वो ये था कि कुछ स्मार्ट मशीनें बनाई जाए जो खुद ही डेटा की प्रोसेसिंग कर सके और खुद ही रिजल्ट उससे जनरेट कर पाए, यानी कि ह्यूमन लाइक कैपेसिटी उनमें हो, जो कि जैसे एक ह्यूमन लेबर फोर्स जो हम लगाते हैं कि जो ट्रायल करता है डेटा को और उस डेटा के बेसिस पे कुछ न कुछ इन्फरेंसेस कंक्लूजन निकालता है। और इसी सॉल्यूशंस का जो आप देख रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जो डिफरेंट फॉर्मेट आज हमें दिख रहे हैं। इसका मेन पर्पज ही यही है कि फ्यूचर में जो बड़े डेटा निकल के आने थे या जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिए हैं, उन डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्मार्ट मशीनें चाहिए थी, है ना। तो स्मार्ट मशीनों का वो बनने का दौर शुरू हो गया है और उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट लेयर के फॉर्म में जानते हैं। जैसे अभी जो पहले थे वो चैटबॉट थे, अब उसके बाद रीएजेंट उनके एजेंट्स के फॉर्मेट में, जैसे क्लॉड एक आया है, वो जो है एक एजेंट के फॉर्मेट में आ गया है। अभी ये एवोल्यूशनरी फेज में है, तो जाहिर सी बात है इससे बेटर मॉडल आएगा। जैसे शुरुआती स्टीम इंजन उतना कैपेबल नहीं था, बट बाद की चीजें तो ज्यादा कैपेसिटी वाली थी। बट यहाँ पे दूसरा चैलेंज है, जैसे इंडस्ट्रियल एज में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो थी कोयला, है ना, कोल, बट उसकी एक लिमिटेशन थी और पेट्रोकेमिकल ने आके दुनिया को ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया। उसी तरीके से अभी की ये डेटा को ऑपरेट करने के लिए, इन सब डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं डेटा सेंटर, और उन डेटा सेंटर को जितनी एनर्जी और जितने रिसोर्स की नीड है वो अभी हम कन्वेंशनल तरीके से उसे नहीं दे सकते। तो वो जो चीज़ हमें देना है उसके लिए हमें नए एनर्जी मॉडल चाहिए, यानी इस तरीके का एनर्जी सिस्टम चाहिए जो इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाए। तो यही एक लिमिटेशन है जो इस एआई के सिस्टम को बेसिकली उस ग्रेड में जाने नहीं दे रहा है जैसे पोटेंशियल उसमें है, जिस तरीके से वो जा सकती है। इसके डेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंटिफिक ही आया, कुछ और भी चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, जो एक साइंस का और एक एरिया था जिसे हमें नहीं पता था, वो थी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन माइंड सबसे कम एक्सप्लोर किया गया चीज था। तो इसी के लिए सोशल मीडिया इवॉल्व हुई, और सोशल मीडिया में मेन उसकी डिजाइन ही ये है कि पहले के जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते थे उसमें थोड़ी सी जो रिसर्चर्स था उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ लिमिटेड लोगों पे एक्सपेरिमेंट होते थे और लिमिटेड तरीके से डेटा जनरेट होता था। पर ये सोशल मीडिया का जो हमने यूज किया 10-20 सालों में, इससे भी बहुत मिलियन बिलियन ग्रेड के डेटा ये तो डेली हम इसे प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये ह्यूमन डीप साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेशन है। इस डेटा को भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में ये सारी फील्ड हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी,
और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है स्पेस साइंस और एनर्जी फील्ड, इन सब का जो लिमिटेशंस है उसमें दो ही बैरियर हैं। पहला बैरियर तो जो रियल टाइम बैरियर है वो है कि मशीन को एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। तो उसका तो सलूशन ला लिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरे चीज़ें जैसे कि मशीन के बीच कनेक्टिविटी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बट जो रियल उसका बैरियर है वो है एनर्जी। एनर्जी का भी कोई सलूशन नहीं है, बट जब एनर्जी का सलूशन होगा तो हम किसी दूसरे दुनिया में होंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसे ऐसे आप सोच सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का यूरोप और उसके बाद का यूरोप, हिस्ट्री में ना इस चीज को हम देख सकते हैं। हिस्ट्री एक तरीके से एक लॉन्गर ड्यूरेशन में हुए ट्रांसफॉर्मेशन को देखने का एक तरीका है। तो वहां आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहले यूरोप कैसे हुआ करता था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैसे हुआ। पेट्रोकेमिकल से पहले दुनिया कैसी थी और उसके बाद कैसी हुई। वो रफ्तार बहुत ही स्लो थी कंपैरेटिवली जो चीज अब हम फेस करने वाले हैं। तो ये जो चेंजेस होगा ये शायद उससे बहुत बड़े मैसिव स्केल का होगा। तो इसी थीम को मैं इसी थीम का एक इस सीरीज में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ डिटेल्स में। ये तो मैंने जस्ट एक समरी बताई कि एक्चुअली क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कॉमन लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग आए कि जो चीजें आप यूज कर रहे हैं वो किस बड़े से गेम का पार्ट है, यानी एक बड़े से ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जिसमें हम छोटे से स्टेक होल्डर हैं। तो इसी को मैं आगे की सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।